कह रहा है कि प्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हर पक्ष में राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से या सांस्कृतिक विचारों में प्रभावित किया है और प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन और अंग्रेजी राज के शोषण के विरुद्ध नीतियों का पर्दाफाश किए हैं और उनका विरोध किया और जनता को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया है प्रेस के माध्यम से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना में पहले कह रहा है कि समाचार पत्र लोकमत प्रतिनिधित्व था, यानी लोगों को एक साथ जुट करने वाला प्रतिनिधित्व के रूप में काम आया। फिर अधिकांशतः समाचार पत्र अंग्रेज याचना के नीति के विरुद्ध था, यानी जो अंग्रेजों से जो याचना करता था लोग, उसके नीति के विरुद्ध था कि हमारा हक है, हमारे देश में इसका अधिकार है, तो हमें अधिकार से लेना चाहिए, न कि इसके सामने भीख मांगना चाहिए। कह रहा है कि नई शिक्षा नीति के प्रति व्यापक असंतोष सरकार के पक्ष में कार्य कर रहे प्रेस ने ही बताया, यानी जो नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजों को विशेष अधिकार था, भारतीय लोग को अधिकार नहीं था, तो उसके विरुद्ध भी प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंग्रेजों द्वारा भारत पर आर्थिक शोषण किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया है प्रेस। आर्थिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि को भी चित्रण करने का काम किया है। वाणिज्यिक, व्यापारिक, मोटे तौर पर कहे तो एक तरह से ग्रहण लग गया था अंग्रेज का हमारे ऊपर, तो उसको भी बताने का काम किया है प्रेस ने। भारत के गवर्नर जनरल की 5 गुना वेतन बढ़ाने पर और भारतों से जबरदस्त जबरन भारतीयों से कर वसूलने की भी चीज को प्रेस में वर्णन किया गया है। भारत की दुर्दशा और शोषण क्या थी, अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारी दुर्दशा को एंग्लो इंडियन प्रेस ने भी भारत की स्थिति को बताने का प्रयास किया। एंग्लो इंडियन भारत से जो बाहर में रहने वाले प्रेस जो थे, पत्रिकाएं जो थी, उसने ही बताने का प्रयास किया है। गर्मियों में भारतीय राजधानी शिमला को स्थानांतरित करने के लिए भी ये सभी पत्र में लिखा गया है, जो समाचार पत्र होते थे उसमें इसका भी वर्णन किया गया है। करा सामाजिक आर्थिक सुधारित क्षेत्र में प्रेस ने रूढ़िवादी रीति रिवाज, अंधविश्वास, अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव आलोचना, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन इत्यादि समाज सुधारकों ने अपने पत्रों में वर्णन किया है कि किस तरीके से जबरन हम पर शोषण करते थे, किस तरह से जबरन हम पर अत्याचार करते थे, हमें हर चीज थोपा जाता था। भारतीय नरेश के प्रति यानी भारतीय राजा के प्रति संपादकों की भावना सकारात्मक थी, यानी भारत को ज्यादा उनके प्रति यहाँ की प्रेस मतलब उनको ज्यादा सम्मान देती थी, अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा करती थी। भारतीय प्रेस ने विदेशी नीति का खूब समीक्षा किया, जैसे वर्मा युद्ध, सिक्किम तथा तिब्बत के प्रति अफगानिस्तान का युद्ध, तुर्की का युद्ध, दक्षिण अफ्रीका की घटनाएं, रूस जापान का युद्ध, सरकार की नीतियां वो खुलेआम विरोध करते हुए भारतीय प्रेस ने लिखा है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में, फिर रूस जापान के युद्ध में अंधविश्वास, राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, इन सभी कार्यों में प्रेस की अहम भूमिका रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तुर्की में हो रहे मुसलमानों पर अत्याचार, जैसे खिलाफत आंदोलन पढ़ाए थे आप लोग को, 1919 से लेकर 1924 तक चला था, खलीफा पद को समाप्त करने के लिए, इन सभी चीजों को भी प्रेसों में बताया गया है। देश के राष्ट्रीय आंदोलन में नई दिशा और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्रेस की। जो लोग एक साथ एकजुट करने के लिए, यहाँ तक कि समाज को जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो अंग्रेजों का दबाव था, सांस्कृतिक सभ्यताओं को जो नष्ट किया जा रहा था, उसके बारे में भी हमारे प्रेस ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और उस चीजों को उजागर करने का काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। इसी काल में कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम दोनों प्रेस ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का प्रयास किया, यानी जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो आपसी विखंडता थी, उसको भी एकजुट करने का प्रयास किया गया है भारतीय प्रेस के माध्यम से। कांग्रेस के विचारों में मतभेद होने के कारण फूट पड़ गई थी, जिसको 1907 ईस्वी में नरम और गरम दल अलग अलग हो गए थे, लेकिन पुनः इसको एनी बेसेंट द्वारा 1916 ईस्वी में एकजुट कर लिया गया। तो लगातार प्रेस कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज भी देखिए तो प्रेस क्या करती है, जो आज न्यूज चैनल होता है, मीडिया होता है, पत्र होता है, जो आपको हर चीज से अवगत करवाता है, भले ही झूठ बोले सच बोले जो भी हो, जितनी ईमानदारी हो, लेकिन सभी क्या करते हैं, न्यूज को बताने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि दूसरी तरफ लाल बाल पाल के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन विचारण तेजी से फैल रहा था, जिसमें प्रेस की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मिल रही थी, जिसमें फिरोज शाह मेहता, तिलक, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक होता है, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी, ऐसे नेताओं को बढ़ चढ़कर समाचार पत्र द्वारा अपने आंदोलन को जनमत एकजुट कर रहे थे, यानी आंदोलन के लिए जनमत यानी लोगों की संख्या को एकजुट कर रहे थे। भारतीय अन्य भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे थे, हिंदी में, बांग्ला में, उर्दू में, अंग्रेजी में, जो जैसा समझे वैसे उसको एकजुट करना है तो करना है, ऐसा प्रयास लोगों को किया जा रहा था। तो ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ना है प्रेस
पर प्रतिबंध। कौन कौन सा प्रतिबंध लगाया गया ये तो नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको हिंट्स हम लोग ले लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्र प्रकाशन को लेकर सरकार की नीतियों ने समीक्षा किया और उसे लगा कि भाई हमारे लिए लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो इसके विरुद्ध हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, और समय समय पर अन्य अन्य प्रतिबंध और दंड नियुक्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी शासन द्वारा। पहला कह रहा है कि 1799 ईस्वी में समाचार पत्र के अधिनियम, इसमें कह रहा है कि लॉर्ड बेलेज ने फ्रांस के आक्रमण को भय से देखते हुए यहाँ के प्रेस के लिए सीनेटरों का बैठक बैठाया और इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र के संपादक, मुद्रण और स्वामी का नाम प्रतिष्ठित रूप से छापने को कहा। यानी 1799 के अधिनियम में बोला कि जो भी पत्र छापने वाले संपादक हैं वो पत्र छापेंगे, लेकिन साथ में कहां से छाप रहे हैं, कौन व्यक्ति छाप रहा है, ये सब नाम होना जरूरी है ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके अगर गलत लगे अंग्रेज को तो। फिर कह रहा है कुछ समय बाद कह रहा है कि इसमें ढील पड़ गई और 1818 में यह परिप्रेक्ष्य बंद हो गया। 1923 में फिर नियम लाया, तो इस नियम के तहत कह रहा है कि जॉन एडमो गवर्नर बनते ही अपने प्रतिक्रियावादी विचारों से इस अधिनियम को व्यक्त किया और इसमें कह रहा है कि मुद्रालय स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति लेनी हो सकता है, यानी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 400 रुपये दंड और कारावास की सजा दी जाएगी। यानी 1823 के अधिनियम में था कि आप अगर छापना चाहते हैं तो पहले आपको लाइसेंस लेना होगा, अगर नहीं लेते हैं और छापते हैं तो आपको 400 रुपये जुर्माना प्लस में सजा हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 1935 के भारतीय समाचार पत्र स्वतंत्रता अधिनियम 1935 में क्या था, तो कह रहा है कि विलियम बेंटिंग ने समाचार पत्र के लिए उदार था, यानी खुले विचार का था, लेकिन 1923 के नियम को रद्द करने के बाद, यानी इससे पीछे वाला नियम को रद्द कर दिया और चार्ल्स मेडकॉफ वाले समाचार पत्र को मुक्तिदाता दे दिया, यानी स्वतंत्र कर दिया। 1923 में जो बना था कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा वो हटा दिया और बोला कि आप स्वतंत्र है, आपको जो छापना है छापिए, जहां छापना है छापिए, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। कह रहा है कि 1856 तक यही कानून चलता रहा और देश में बहुत सारे समाचार पत्र की संख्या अत्यधिक वृद्धि हो गई, यानी कोई प्रतिबंध नहीं था, सब कोई छाप रहा था। 1857 के अनुज्ञप्ति कह रहा है कि अधिनियम, इसमें कह रहा है कि अधिनियम के अनुसार सिर्फ 1 वर्ष के लिए संकटकालीन व्यवस्था लागू की गई, यानी इसमें कह रहा है कि पहले वाला जो नियम था अधिनियम उसी को पुनः लागू किया गया, यानी पूरा हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो 21 साल तक वैलिड रहेगा। 1867 के पंजीकरण अधिनियम क्या है तो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इस अधिनियम में मेडकॉफ के अधिनियम को पारित किया गया, यानी पुनः बदल दिया गया, फिर मेडकॉफ वाला आ गया, यानी समय समय पर जो जैसा आया पागल निमन अच्छा जो बदलता गया, यानी पुनः मेडकॉफ वाला ला दिया कि अब कोई प्रतिबंध नहीं, आपको जो छापना है छापिए। फिर कह रहा है 6 नंबर देसी भाषा का समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर एक्ट 1878 कह रहा है 1857 के पश्चात समाचार पत्र में शासन एवं शासित के बीच बांट दिया गया और अंग्रेजों समाचार पत्र से देवी समर्थन, यानी कह रहा है कि शासकों के क्षेत्र को बांट दिया गया और अंग्रेजी सरकार इसको हमेशा समर्थन करते थे, लेकिन भारतीय सरकार इसका समर्थन नहीं करते थे। और इसमें कह रहा है मैकाले और मेडकॉफ की नीतियां के फलस्वरूप 1878 में देसी समाचार पत्र के अधिनियम से समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, यानी कहा गया कि इसके तहत कि जो हम चाहेंगे वही आप छाप सकते हैं और अंग्रेज की नीतियां आपके भारतीय प्रेस की नीतियों पर हावी रहेगी। इस अधिनियम में कह रहा है कि देसी भाषा के समाचार पत्रों का मुंह बंद करने के लिए भेदभाव भी साबित हुआ, यानी भारत में जो समाचार पत्र थे उसको बंद करने के लिए लगातार अंग्रेज प्रयास कर रहे थे, और किंतु कुछ दिनों के बाद उसे 1978 में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया, जो प्रतिबंध लगा था। और कहा कि 1898 में पुनः एक नई व्यवस्था लाई गई जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के राष्ट्रीय भावना और जन संतोष के उबाल लाने का कार्य किया, यानी 1858 में किसका था, 99 में था इसका कर्जन का, बंगाल विभाजन में जो था उसी का था। ठीक है, कह रहा है कि 1908 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम फिर लागू हुआ। ये 1908 ईस्वी में कह रहा है कि कर्जन के नीतियों के विरुद्ध उग्रवाद की भावना भड़काई गई थी, यानी कर्जन जो अपनी नीति लगाया था बंगाल विभाजन ये सब, तो उसके विरुद्ध ये नीति लगाई गई थी और इसमें न्यूज़पेपर एक्ट बिल पास किया गया जिसके अनुसार किसी समाचार पत्र में ऐसी सामग्री हिंसा और हत्या को प्रेरित मिले तो उसकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। यानी ऐसा कोई पत्र दिखा कि जिसमें आपने हिंसा फैलाने के लिए लिखा हो, चाहे किसी की हत्या करने के आरोप में लिखा हो, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, उसको सजा हो जाएगा। इसी अधिनियम के तहत कह रहा है कि
मतलब पुनः पहले वाला जो अधिनियम था 1867 का उसको खत्म कर दिया गया और कह रहा है कि प्रकाशनों का मुद्रालय सख्ती से 15 दिन के भीतर न्यायालय के अपील पर बंद कर दिया जाता था। अब 1910 के भारतीय अधिनियम समाचार पत्र अधिनियम कह रहा है कि इस अधिनियम में लॉर्ड लिटन ने 1878 के एक्ट का घिनौना लक्ष्य पुनः दिखा और इसे जबरन जब्त करने और पंजीकरण रद्द करने का अधिनियम लागू कर दिया। 1921 ईस्वी में तेज बहादुर सुप्रा की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी के सिफारिश 1908 और 10 के अधिनियम को रद्द कर दिया गया। यानी पुनः क्या किया कि फिर सब नियम को रद्द कर दिया और अपना नियम ही लागू कर दिया। कौन लागू कर दिया? तो भाई लॉर्ड लिटन के अनुशंसा पर लागू किया गया था। 1931 के समाचार पत्र अधिनियम यह कह रहा है कि 1910 के सारे कानून को पुनः लागू किया गया। यानी ये फेरबदल उसमें लागू करना, इसमें लाना, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। अधिनियम को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपराधों के श्रेणी में जो आएगा उसको प्रधानता, यानी कह रहा है कि जो अपराध के श्रेणी में अगर लिखेगा उसको दंडनीय अपराध किया जाएगा। यानी वैसा आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते जो कि भड़काऊ हो, जो कि किसी की हत्या करने योग्य हो अधिनियम। फिर करा 1951 के समाचार अधिनियम और आपकी करा समाचार पात्र जांच पत्र एजेंसी, यही दो बचा हुआ है। फिर